Hi, fellow teachers and educators. I'm your friend Kamini and welcome back to Teachers Ginny. आज हम हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है और वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी हमने जाना था और हमने ये भी जाना था कि डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, बट बिफोर दैट please subscribe the channel and press the bell icon for the future update. Let's talk about the stages of growth and development. पहली स्टेज होती है प्रीनेटल स्टेज। ये बर्थ से पहले के 9 मंथ होते हैं जो बच्चे के मदर के वॉर्म में होते हैं। देन कम्स द इन्फेंसी, ये बर्थ से लेके 2 साल तक चलती है। देन अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 से 6 साल तक चलता है। देन कम द मिडिल चाइल्डहुड, ये 7 से 11 साल तक चलता है। देन एडोलसेंस, ये 11 से 19 साल तक चलती है। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। So let's talk about the first stage, that is prenatal stage. ये वो वक्त होता है जो कंसेप्शन से लेके बर्थ तक चलता है। जब बच्चा कंसीव होता है और बर्थ तक जो टाइम चलता है उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इस टाइम पे बच्चा जो है वो मदर के वॉर्म में ग्रो करता है। इस स्टेज की 3 सब स्टेजेस हैं। एक है हमारे पास जर्मिनल स्टेज, दूसरी है एम्ब्रियोनिक स्टेज, तीसरी है फीटल स्टेज। सो फर्स्ट जर्मिनल स्टेज जो होती है वो हमारी पहली 2 वीक्स में चलती है। इसमें प्लेसेंटा फॉर्म होता है। देन सेकंड आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये 3 से 8 वीक्स तक चलती है। इसमें जो ऑर्गन फॉर्मेशन होती है वो होती है, मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चे के वो बनते हैं। देन थर्ड स्टेज जो आती है हमारी वो है फीटल स्टेज। इस स्टेज पे जो ऑर्गन्स बने होते हैं उनमें सेल्स और मल्टीप्लाई होते हैं और वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो और क्या होते हैं, फर्म हो जाते हैं और अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सो हमारी अगर हम इसमें मेन चीज़ जो है वो देखें, इसमें क्या है कि हार्ट वो ऐसा ऑर्गन होता है जो सबसे पहले डेवलप होता है, तो उसके बाद बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। हार्ट जो होता है वो पहला ऑर्गन होता है जो डेवलप होता है। हार्ट बीट हमें सबसे पहले सुनाई देती है, उसके बाद ब्रेन डेवलप होता है, उसके बाद आपकी लिम्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और सबसे लास्ट में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो हार्ट जो है सबसे पहले डेवलप होता है, तो इससे एक प्रिंसिपल सामने आता है, दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ग्रोथ जो डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी मिड लाइन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है, सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ जाती है। तो सेंटर में क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट से हमारी ग्रोथ जो है वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ भी जाएगी और नीचे की तरफ भी जाएगी, लेकिन सबसे पहले ग्रोथ जो होगी वो कहाँ होगी, सेंटर में होगी। तो ये इससे पता चलता है, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस आते हैं हमारे सीटेट के एग्जाम में। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड स्टेज, दैट इज इन्फेंसी। इसका टाइम पीरियड होता है न्यूबॉर्न से लेकर 2 इयर्स तक। इसी एज में बच्चा क्रॉल, क्रीप, उठना और बैठना सीखता है। इसी एज में बच्चा अपने पेरेंट्स को रिकग्नाइज करना शुरू करता है। वो अपने सिबलिंग्स को भी रिकग्नाइज कर सकता है, बट वो अपने पेरेंट्स को तो रिकग्नाइज करता ही करता है। देन इस स्टेज में भी 3 सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज न्यूनेटल पीरियड, सेकेंड इज अर्ली इन्फेंसी एंड थर्ड इज लेट इन्फेंसी। अब हम बात कर लेते हैं इस स्टेज में होने वाली डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो पहली चीज़ जो आती है एडजस्टमेंट, क्योंकि बच्चा मदर के बॉर्म से अभी भी बाहर आया होता है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना सीख रहा होता है। इस स्टेज में बच्चा बहुत बार बीमार भी पड़ जाता है इसी वजह से। तो बच्चे की एक्स्ट्रा केयर इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट करना सीख रहा होता है। इस एज में बहुत रैपिड हाइट एंड वेट गेन होता है। बच्चा 5-6 महीने के अंदर ही अपने वेट को डबल कर लेता है। तो उसके बाद इसी एज में मिल्क टीथ बच्चे के आते हैं अबाउट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ। 6 से 7 मंथ की एज में बच्चे के मिल्क टीथ आना शुरू हो जाते हैं। इस एज में बोन्स बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर आपने बच्चे को हाथ में लिया होगा इस एज के, तो आपने देखा होगा उसकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और मिनरल कंटेंट बहुत कम होता है। विद एज मिनरल कंटेंट जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस एज में बच्चा बहुत सारी मोटर स्किल्स भी सीखता है, जैसे रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, ये अर्ली इन्फेंसी में ही सीख लेता है। देन क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये लेट इन्फेंसी में सीखता है बच्चा। इस एज का एक यूनिक फीचर है कि बच्चे का हेड जो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है बाकी बॉडी पार्ट से, क्योंकि बच्चा
बच्चे के हेड की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई होती है इन कंपैरिजन टू अदर बॉडी पार्ट्स। अगर आपने बच्चे को ध्यान से देखा होगा इस एज के बच्चे को, तो उसका हेड आपको कंपैरेटिवली बहुत बड़ा लगा होगा। ये एक प्रिंसिपल की तरफ सजेस्ट करता है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जो कहता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो कहाँ से होती है, हेड टू टो होती है, हेड से शुरू होकर टो की तरफ जाती है। इसलिए इस एज में बच्चे का हेड जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप हुआ होता है बाकी बॉडी पार्ट से। देन बात कर लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो इस एज में रैपिड ब्रेन ग्रोथ होती है, ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेसिक सेंसरी पाथवेज, सेंस डेवलप होना शुरू होती है। हम ये नहीं बोलते हैं कि फुली डेवलप हो चुकी होती है बच्चे की सेंस, बट बच्चे के सेंसरी पाथवेज जो होते हैं वो अभी डेवलप करना शुरू करते हैं। इसी वजह से बच्चे का फोकस जो होता है वो बहुत ब्राइट कलर्स की तरफ जाता है। अगर आपने इस एज के बच्चे को देखा होगा तो वो जब भी अगर आपने उसको गोद में उठाया होगा तो वो आपके फेस पे अगर कुछ भी ब्राइट चीज़ उसको दिखती है तो वो उसको खींचने की कोशिश करता है, उतारने की कोशिश करता है, अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका फोकस जो होता है वो ब्राइट कलर्स की तरफ होता है। इस एज का एक और यूनिक फीचर है कि बच्चा जो भी चाहता है वो रो के ले लेता है, वो रोता है और वॉट एवर ही नीड्स वो रो के वो ले लेता है। देन इस एज में अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा क्राइंग, कोइंग और बैबलिंग करता है, और बाय द एज ऑफ 1 जो है बच्चा शायद हो सकता है कि कुछ वर्ड्स जो है वो इमिटेशन से सीख ले, अपने केयर गिवर से इमिटेट करके वो वर्ड सीख ले, कपल ऑफ वर्ड्स भी सीख सकता है, और कभी कभी तो बच्चा शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना भी शुरू कर देता है बाय द एज ऑफ 1। अब हम बात कर लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कि बच्चा क्राई करता है। यही बहुत बड़ा एविडेंट है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, इमोशन शो कर रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई इमोशंस तो हैं जो वो रो के दिखा रहा है। वो सिंपल रिस्पॉन्सेस देता है। सिंपल रिस्पॉन्सेज देने का मतलब ये है कि बच्चा हर चीज़ के लिए सिंपल कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा जो वो सिर्फ केयर गिवर जो है वो ही समझ सकता है। उसके अलावा बच्चा अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज भी देता है। अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज मतलब क्रैकर अगर ब्रस्ट करता है या बहुत बड़ी ज़ोर से आवाज़ होती है तब भी बच्चा जो है कुछ अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज देता है। और कभी कभी तो बच्चा ऐसा भी करता है कि एक नॉर्मल सी चीज़ होने पर भी बच्चा अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि वो चीज़ बच्चे के सामने पहले कभी नहीं हुई होती, वो पहली बार बच्चे के सामने हो रही होती है, इसलिए वो अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेस देता है। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो बच्चा इस टाइम पे सिर्फ अपने केयर गिवर के साथ इंटरेक्ट करता है। वो केयर गिवर उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई नानी भी हो सकती है। तो वो केयर गिवर जो होते हैं उन्हीं के साथ वो अटैच्ड होता है, इंटरेक्शन करता है, अटैचमेंट भी उन्हीं से बनाता है। एक और यूनिक फीचर इस एज में होता है बच्चे का सोशल स्माइलिंग। जब भी आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा तो बच्चा अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आपको स्माइल देने की कोशिश करता है। और एक और फीचर होता है, अगर सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करें हम, तो सोशली वो इतना डेवलप नहीं होता, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, क्योंकि इस एज में उसकी सिर्फ फिजिकल नीड्स होती हैं और उसको सिर्फ रोना ही एक जरिया होता है उसके पास। तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी फिजिकल नीड्स के लिए ही काम करता है, रोता है, अपने फिजिकल नीड्स को पूरा कराता है। तो इसी तरीके से उसकी लाइफ जो है वो चलती है स्टेज पे। बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि हमारा है अर्ली चाइल्डहुड। ये हमारा 2 साल से लेकर 6 साल तक चलता है। इसी एज में बच्चा प्री स्कूल या प्लेवे स्कूल में जाना शुरू करता है। तो स्टैंडर्डाइज एजुकेशन तो नहीं शुरू होती है बच्चे की, लेकिन बच्चा कैसे एक जगह एक ग्रुप में बैठना है, उठना बैठना है, वो सीखना शुरू कर देता है। इसी एज में बच्चा अपने एल्डर्स को, कार्टून कैरेक्टर्स को और लोगों को ऑब्जर्व करता है जो उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो उनको इमिटेट करने की कोशिश भी करता है। जो भी वो चीज़ें देखता है उसको वो इमिटेट बहुत ज़्यादा प्रॉपरली अच्छे तरीके से इमिटेट करना शुरू कर देता है। और ये एज बहुत ही क्यूरियस और ईगर एज होती है। इसमें बच्चा बहुत क्यूरियस होता है और बहुत ही ईगर होता है करने के लिए। वो हर चीज़ से लर्न करना चाहता है, हर चीज़ को सीखना चाहता है। इसी वजह से इस स्टेज को हम लर्निंग एज भी बोलते हैं। इस स्टेज की भी 2 सब स्टेजेस हैं, जो पहली आती है टॉडलरहुड, दूसरी आती है प्री स्कूल ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं इस स्टेज में होने वाले डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स के बारे में। तो पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो फिजिकल डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है, फिजिकल ग्रोथ की जो स्पीड होती है, वो स्लो हो जाती है। सो जितनी स्पीड से फिजिकल ग्रोथ इन्फेंसी में हो रही होती है, उतनी स्पीड से इस स्टेज में नहीं होती है। अब
अब हमारी क्या आ जाती है, रिफाइनमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बच्चे ने सीखी है इन्फेंसी के अंदर, वो सारी की सारी उनकी रिफाइनमेंट होगी। और बच्चा इस एज में बहुत सारी फाइन मोटर स्किल्स भी सीखता है, जैसे बच्चा लिखना सीखता है, पेंसिल होल्ड करना सीखता है, चीज़ों को ग्रास्प करना सीखता है। और क्या चीज़ होती है इस एज में, इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड एक्सप्लोरेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें वो खुद से करना शुरू कर देता है और खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स की पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है इस एज में बच्चे की। देन हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर इस एज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होता है। तो समझ जाइए, मान लीजिए कि कॉग्निशन जो है वो इसी एज में डेवलप होना शुरू होती है। बच्चा सिंबॉलिक थॉट को यूज करना शुरू करता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब सिंबॉलिक थॉट क्या है, सिंबॉलिक थॉट के बारे में आगे भी हम बहुत वास्ट में पढ़ेंगे, जब हम बहुत सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सी बात मैं आपको समझा देती हूँ। सिंबॉलिक थॉट वो होता है जहाँ बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड करके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बच्चा, इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक प्लेस में भी इस टाइम पे बहुत परफॉर्म करता है। या जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, आप उसको किचन का सामान दे दोगे, जो खिलौने होते हैं, तो बच्चा उसको क्या करना शुरू कर देगा, बच्चा उस पर ऐसे मतलब प्रिटेंड करके उस पर खाना बनाना शुरू कर देगा। अगर आप बच्चे को डॉल देते हो या कोई इस तरह का टॉय देते हो, तो हो सकता है वो उसको ऐसे बच्चे गोद में लेके बच्चे की तरह सुलाना शुरू कर दे या ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दे। तो वो प्रिटेंड, जैसे उसने अपने सामने चीज़ें देखी होती हैं, उसी तरीके से वो प्रिटेंड करना शुरू कर। अगर बच्चा फादर के रोल में है तो हो सकता है वो वॉलेट मांगे। तो इस तरह की चीज़ें बच्चा करता है, इमिटेट करके वो बहुत सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से वो लर्न भी करता है। बहुत सारी मतलब ये उसकी इमेजिनेटिव, उसकी सोचने की तरीका उसका बन जाता है। देन स्पैन ऑफ अटेंशन इस एज में बहुत कम होता है। अटेंशन बच्चे की बहुत छोटी होती है, मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा वो एक चीज़ पे अटेंटिव नहीं रह पाता। उसके बाद उसको कोई और एक्टिविटी करनी होती है। लेकिन बच्चा इस एज में बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत बातें करता है, बहुत ज़्यादा बातें करेगा बच्चा इस एज में। कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातें करेगा जो आपकी समझ भी नहीं आएंगी, और बच्चा हर तरह की टॉपिक्स को इस एज में लेके आके एक्सप्लोर करना चाहता है। और ये भी बताता है कि बच्चा लैंग्वेज सीखना, बोलना शुरू कर गया, उसको यूज़ करनी आ गई है लैंग्वेज। और लेकिन एक और चीज़ इसमें अच्छी चीज़ ये है कि बच्चा जितना बात करता है उतना ही बच्चा क्या है, गुड लिसनर भी है। इसलिए बच्चे को अगर आप बहुत इमेजिनेटिव स्टोरी कोई सुनाओगे, बहुत अच्छी स्टोरी कोई सुनाओगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओगे, तो बच्चा बड़े चाव से उस चीज़ को सुनेगा। तो बच्चा बहुत टॉकेटिव है इस एज में, लेकिन वो लैंग्वेज को यूज़ करना भी सीख गया है। उसका स्पैन ऑफ अटेंशन कम है, इस वजह से वो एक के बाद दूसरी एक्टिविटी करेगा, दूसरे के बाद तीसरी एक्टिविटी करेगा। देन कम्स द इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें अगर हम, तो इस वक्त बच्चे को बहुत फेयर होता है अकेले छूट जाने का। उसको डार्क प्लेसेस से भी डर लगता है। इस एज में बच्चा एनिमल से भी फेयर करता है, तो फेयर ऑफ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इस एज में बच्चे को साइन ऑफ जेलसी भी दिखता है फ्रॉम सिबलिंग्स। वो अपने सिबलिंग्स से जेलसी करना भी शुरू कर देता है। ईगो सेंट्रिक हो जाता है बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा, और नॉट रेडी टू शेयर हिज और हर टॉयज। वो अपने टॉयज भी शेयर नहीं करता, ईगोसेंट्रिक हो जाता है। उसको अपने टॉयज को, वो क्यों ईगोसेंट्रिक हो जाता है, इसका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो बहुत ज़्यादा एनिमिस्टिक हो जाता है। एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चा नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग्स मांगना शुरू करता है। तभी वो प्रिटेंड करता है, जब बच्चों खिलौने को लेके प्रिटेंड प्ले भी वो तभी करता है, क्योंकि वो एनिमिस्टिक हो चुका होता है। उसको अपने खिलौनों में ऐसा लगता है कि उसके खिलौनों में जान है, तो वो एक ऐसे चीज़ों, उस चीज़ को ऐसा मानता है कि उसमें जान है। इसलिए वो उसका टॉय अगर कोई ले लेता है, उसको थोड़ा सा भी खराब कर देता है, तब भी वो रोना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इस एज में बहुत ज़्यादा एनिमिस्टिक है। इसलिए उसको कार्टून कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। देन कम्स अ सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। इस एज में सेल्फ कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है, बच्चा अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, और बाकियों की फीलिंग्स को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। इस वजह से बच्चे के अंदर एम्पैथी भी ग्रो करती है, एम्पैथाइज करता है बाकियों की फीलिंग्स को लेकर। अगर वो किसी के इमोशंस को देखता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, क्योंकि उसको भी वो इमोशंस फील हो रहे होते हैं। लेस डिपेंडेंसी होती है
पेरेंट्स इस वजह से। लेकिन इस एज में तब भी बच्चे पेरेंट्स का फोकस ज़्यादा होना चाहिए बच्चे पे, क्योंकि बच्चा अभी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा है। तो वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये उसकी थ्रू आउट उसकी लाइफ के साथ उसके इमोशंस किस तरह से वो रिफ्लेक्ट बैक करता है कि चलेगा। इसलिए पेरेंट्स डिपेंडेंसी तो कम है, लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट फिर भी चाहिए। और धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने इमोशंस को मैनेज करना शुरू कर देता है। और इस एज में वो बच्चा रिलेशनशिप भी डेवलप करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप डेवलप करता है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप इस एज में बच्चा डेवलप करता है, जो उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलते भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेज, दैट इज लेटर चाइल्डहुड। ये 6 से 12 साल तक चलता है। इसी स्टेज में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। इसको एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी बोला जाता है इसी वजह से। इस स्टेज में बच्चा जो भी लर्न करता है वो थ्रू आउट उसकी लाइफ में उसके साथ चलता है। सो ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस एज में बच्चे की अटेंशन बढ़ जाती है और उसका कंसंट्रेशन का स्पैन भी बढ़ जाता है। इस बच्चे में बच्चे का क्रिएटिव पोटेंशियल जो होता है वो बिगिन होता है, वो शुरू होता है। और इस एज में बच्चा अपना टाइम अपने दोस्तों से ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करता है बजाय अपने पेरेंट्स के। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ माइलस्टोन्स। तो फर्स्ट इज अ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत स्लो होती है बट स्टेडी होती रहती है थोड़ी थोड़ी। हाइट एंड वेट वेरिएशन कैन बी अफेक्टेड बाय पुअर न्यूट्रिशन। मतलब इस एज में अगर बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलती है तो उसकी हाइट एंड वेट बहुत इफेक्ट हो जाएगी। उसकी या हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी या उसका वेट नहीं बढ़ेगा। ये वही एज होती है जिस एज में बच्चों में लड़कियों की हाइट कंपैरेटिवली लड़कों से ज़्यादा होती है। इस एज में बोन्स बच्चे की हार्ड हो चुकी होती हैं, मतलब उनमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा आ चुका होता है। इसमें मसल टिश्यू भी इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से मसल टिश्यू जब इंक्रीज करते हैं वो अच्छे बनते हैं, तो उस वजह से कोऑर्डिनेशन भी बच्चे का इम्प्रूव हो जाता है। देन कम्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है और बच्चे में पावर ऑफ मेमोरी भी आ जाती है, वो चीज़ों को याद रख सकता है और उसकी अटेंशन भी बढ़ जाती है। पहले पिछले स्टेज पे बच्चे की अटेंशन इतनी अच्छी नहीं थी, इस स्टेज पे अटेंशन बढ़ जाती है। और बच्चे का इंटेलेक्चुअली एक्टिव होना भी इस स्टेज में होता है, इंटेलेक्चुअली एक्टिव हो जाता है वो, क्योंकि इस एज में बच्चा कॉन्सेप्ट्स बनाता है, उसके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो इसी एज में जानता है। कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव इंस्टिंक्ट बच्चे के जागते हैं, बच्चा चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना सीखता है। कंस्ट्रक्टिव जो बच्चे की अप्रोच होती है वो इसी एज में आती है। क्रिएटिव अप्रोच होती है, इसलिए उसको ड्राइंग्स इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने वाली चीज़ें प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं इस एज में। और उसकी कैपेसिटी लर्न करने की भी इंक्रीज कर जाती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चे के अंदर आ जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल फील करना शुरू कर, चीज़ों को उसको बार बार सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है। देन कम्स द इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चा लव एंड अफेक्शन शेयर करता है अपने लव्ड वंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और वो उसको बहुत सारे इमोशंस भी फील होते हैं इस टाइम पे। इमोशंस की कमी नहीं होती इस टाइम पे कि एक दो इमोशन फील होगा, ज़्यादा इमोशंस फील होते हैं, जैसे फेयर, एंगर, एंजाइटी भी बच्चे को फील होती है। इसलिए पेरेंटल सपोर्ट की ज़रूरत इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा पड़ती है कि बच्चा अपने इमोशंस को अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाए। इस एज में बच्चा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके बिल्कुल भी वरिड नहीं होता है। देन कम्स द अनदर थिंग कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को वो बहुत खूबसूरत मानता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताता है, दुनिया में टाइम बिताता है और उसको एक्सप्लोर करने में टाइम बिताता है। देन कम्स अ सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें बच्चे का सोशल इन्वायरमेंट वाइडन हो गया होता है, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम बाहर बिताता है, क्योंकि उसका सोशल इन्वायरमेंट बढ़ी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, उसके दोस्त बनते हैं। तो उसका क्लासरूम और उसका प्लेग्राउंड उसको ये फील कराता है कि किस तरह से उसको सोचना है और किस तरह से उसको एक्ट करना है जब लोग उसके साथ हों। और वो इस एज में बहुत सारे सोशल रूल्स और नॉर्म्स भी सीख जाता है। बहुत बार बच्चा इस एज में ये भी अपनी जेंडर आइडेंटिटी भी समझ जाता है। कई बार वो लड़कियों से कम बात करता है अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो लड़कों से कम बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो ये समझ आते हैं कि एक लड़की और लड़के में क्या डिफरेंस होता है। स्टेज को गैंग एज या प्ले एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा अपने दोस्तों से मिलके बहुत सारी चीज़ें खेलता है और एक झुंड बना लेता है अपने दोस्तों को, जो उसके दोस्त होते हैं उनसे मिलके वो एक गैंग बना के चलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैंग एज और प्ले स्टेज भी बोला जाता है। अबाउट द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
its adolescence. It is also called as stress and storm stage. इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज़ ऑफ पर्सनस लाइफ. ये सबसे क्रिटिकल फेज़ होती है बंदे की लाइफ की, क्योंकि इस एज में बच्चा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करता है और इस एज में वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ मूव कर जाना चाहिए. इसी वजह से भी वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स फेस करता है. और ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा अनरियलिज्म होता है. अनरियलिज्म से मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे को बहुत चीज़ें अनरियलिस्टिक लगती हैं, वो उनमें फिट नहीं बैठ पा रहा होता है. कुछ चीज़ें उसको लगती है कि उसकी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको समझ नहीं आ रही होती. कुछ चीज़ें उसकी एज से बहुत छोटी लग रही होती हैं. देन कम्स द फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट के केस में यहाँ क्या क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ होती है हाइट एंड वेट की. जैसे हमारी इन्फेंसी की एज में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे होता है. लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बनते हैं, जैसे लड़कों के केस में आवाज़ का भारी हो जाना, और भी बहुत सारे इस तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्ट होते हैं इस एज में. हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बच्चे में इस एज में, क्योंकि प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है ये स्टेज. देन कम्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं इस एज में, और चाइल्ड की एबिलिटी थिंक करने की और रीज़न करने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है बच्चे के अंदर, और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बच्चा कर सकता है. अब उसको कोई भी चीज़ सोचने के लिए उस चीज़ को सामने देखना ज़रूरी नहीं होता. अब उसको वो इमेजिनेट करके भी उसको सोच सकता है, और बच्चे के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं थॉट्स, इसलिए वो अपने थॉट्स को अब बहुत अच्छे तरीके से किसी को बता सकता है कि वो क्या फील कर रहा है. देन कम्स द सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चा इस एज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता है, और अपने दोस्तों के साथ वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी बनाता है इस एज पे. उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया जाता है. इसी वजह से उसके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स भी अपने पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं. और पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स का और भी रीज़न होता है, क्योंकि इस एज में बच्चे के पर्सनल ईटिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और म्यूज़िक प्रेफरेंस भी बनती है, और वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिफरेंस ऑफ थॉट जो है वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में आ सकता है. और इस एज में बच्चा अपने कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं, अपने मॉरल्स जो है, अपने तरीके के मॉरल्स जो है, अपने कोड्स जो है वो भी डेवलप करता है. इस वजह से भी बड़ी बार पेरेंट्स और बच्चे में क्या हो जाता है, एक थॉट डिफरेंस जो है वो आ जाता है. देन कम द इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इस एज में बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत होता है, इसलिए इसको स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला जाता है. क्योंकि पेरेंट्स कभी उसको बोलते हैं कि वो अभी इस चीज़ के लिए बहुत छोटा है, और कभी कभी वो जब कोई चीज़ गलत कर देता है तो उसको बोलता है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा फील होता है कि वो बड़ा है कि छोटा है. देन इसमें ये भी है कि वो इस वजह से अपने पेरेंट्स, फैमिली की तरफ और पेरेंट्स की तरफ अफेक्शन जो है उसकी बहुत कम हो जाती है, और पेरेंटल इंटरफेरेंस की का वो बहुत बार कंप्लेन करता है. क्योंकि इस एज में बच्चे के साथ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपन सेल्फ का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ रहा होता है, हर चीज़ों का वो अपना आइडिया बना रहा होता है. इस एज में मूड स्विंग्स भी बड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वो एज होती है जिस एज में बच्चे के साथ बुलिंग भी स्टार्ट हो जाती है. तो इस वजह से क्या होता है कि नर्वस ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी इस एज में आना शुरू होती हैं. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज हो जाती है, और ये इस एज में पेरेंटल सपोर्ट और उनका फ्रेंडली होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. ये लास्ट स्टेज है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सून. टिल देन, बाय बाय.